सर, ईरान को लेकर भी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा है और एक और अमेरिका ये दावा कर रहा है कि 48 घंटे में ईरान बहुत कुछ कर सकता है। वो अपने लोगों को वहाँ सतर्क कर रहा है, जो ख़ास करके अरब देशों के आसपास रहते हैं। इन सब के बीच खबर ये है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनी ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका से बातचीत करने पर सहमति जता दी है। वैसे खामेनी और अमेरिका का 36 का आंकड़ा बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? ईरान के दृष्टिकोण में ये बदलाव क्यों आया है? इस पर आप क्या कहेंगे? अंकित देखिए, पहली चीज़ तो जो आपने कहा कि ईरान कुछ कर सकता है कार्रवाई, और वही हानिये के बाद माना जा रहा था कि, और लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि अभी तक हानिये के बाद ईरान जो बदला लेने के लिए कह रहा था, खामनेई ने बोला अभी तक कुछ नहीं हुआ। और ये भी बात आ रही थी कि प्रेशर काफ़ी पड़ रहा था ईरान के ऊपर नहीं करने के लिए। और इस बीच में देखिए अमेरिका ने अपने जितने बेसेस वहाँ हैं मिडिल ईस्ट में, तकरीबन उसके 12 से 13 बेसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा उसने मजबूत कर दिया है वहाँ। मेडिटेरेनियन और रेड सी में उसने अपनी काफ़ी फ्लीट वहाँ भेज रखी है। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं एक बार। तो काफ़ी मजबूती कर दी है उसने, और एक मैसेज देने की कोशिश की है ईरान को कि अगर कुछ हुआ तो हम जवाबी कार्रवाई जो है काफ़ी तगड़ी जो है जवाबी कार्रवाई करेंगे। और अमेरिका ने भी कहा है कि हम हर हालत में इजराइल को डिफेंड करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी साफ कर दी है। तो ऑप्शन ईरान के पास यही है, डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, या उसके प्रॉक्सीज हैं। टारगेट कोई जरूरी नहीं कि वो सीधी करे इजराइल में, अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है, जो इनके एम्बेसीज हैं, इनके लोग हैं, उनके ऊपर कर सकता है। तो और अपने प्रॉक्सीज या अपने स्पेशल फोर्सेस को भेज करके, तो ये चीज़ें हैं। और उसके लिए देखिए ऐसी चीज़ करने के लिए समय चाहिए, एक साथ आप नहीं कर सकते। तो हो सकता है प्रेशर की वजह से बाकी चीज़ लेकर के वो समय ले रहा हो, लेकिन जो प्रेशर है ईरान के ऊपर, खमेनी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि मतलब वो चुप बैठेंगे इतने इस हादसे के होने के बाद। जहां तक न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा बैकग्राउंड में देखें। देखिए ईरान जहां तक है 1970-71 में जो एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी, उस पर उसने दस्तखत किए हुए हैं। लेकिन 1979 में जब रिवॉल्यूशन हुआ और शाह ईरान को हटा करके और एक जो कट्टरपंथी आए, तो उन्होंने जो है उनके दिमाग में चीज आई न्यूक्लियर पावर बनने की। और देखिए कायदे में तो देखा जाए तो हर एक देश सोचने लगा कि न्यूक्लियर पावर बनो, तभी जो है थ्रेट जाएगा और हम एक डेटरेंट होगा दूसरों के लिए, रोकने के लिए। और फिर दुनिया ने कार्रवाई इसीलिए की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और बाकी चीज़ें इसी वजह से हुई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसीलिए बनी। कुछ देशों ने कहना शुरू किया कि हम तो न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके लिए भी काफ़ी कंट्रोल अपना इंटरनेशनल लेवल पर बनाए गए, यूएन लेवल पर, और रेगुलर इंस्पेक्शंस वगैरह की व्यवस्था की गई, तो कि ये चीज़ें प्रोलिफरेट नहीं हो, आगे नहीं जाएं। लेकिन जो क्लैंडस्टाइन या निचले लेवल से चीज़ें चलती रहीं, वो रोक पाना संभव नहीं था। और एक समय आया जब ये हुआ कि लग रहा था, कंफर्म हो गया था कि ईरान जो है जो दो ही चीज़ें चाहिए, यूरेनियम और प्लूटोनियम को, जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो उस लेवल तक कर रखा है जो कि वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बन जाएगा, और वही चीज़ थी प्लूटोनियम के लिए। तो इस वजह से जो है ये लगा कि वहाँ बैलेंस पूरा मिडिल ईस्ट का बिगड़ जाएगा, क्योंकि इजराइल ने पहले ही कहा था कि अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर अगर एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए वेपन के लिए, तो उनको डिस्ट्रॉय करेगा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोल रखा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो हम भी जो है बनाएंगे। तो ये था कि ऐसे तो और ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, और ये देखते हुए कि मिडिल ईस्ट की पूरी जो है हालत ही बदल जाएगी, क्योंकि अगर इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता तो फिर वही बात होनी थी।
तो इस वजह से प्रेशर डाला गया अमेरिका और ख़ास करके जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, और उन्होंने जो है प्रेशर डाला और सैंक्शंस लगाए ईरान के ऊपर। और उस समय देखिए ईरान की इकॉनमी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर था वो, और वो पैसे भी थे, हर एक चीज़ था। और आपको पता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही थी। कहा तो ये जा रहा था कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया से उसको न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो इस चीज़ों को देख करके ये जो है उस समय काफ़ी सैंक्शंस बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए थे ईरान के ऊपर, और उससे फ़र्क तो पड़ा, क्योंकि जब सैंक्शंस हुआ तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ऑयल देखिए उनका जो सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो 15 से 20% करीब हो गया। और कुछ उनकी जो पेमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें सैंक्शन लगने की वजह से डॉलर पेमेंट सारे रुक गए, तो पेमेंट्स भी नहीं आ रही थी तो कोई देश दे भी नहीं सकता था, इस वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से जो है इनको प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद इन्होंने एग्री किया कि वो जो है अपना स्टॉक पाइल कम करेंगे, ख़त्म करेंगे। और 2015 में एक जो डील है, न्यूक्लियर डील, वो साइन हुई थी, जो कि जनवरी 2016 से इफ़ेक्टिव हो गई अंडर यूनाइटेड नेशंस के उससे। और बोला जा रहा था वो 5+1 बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल के, प्लस जर्मनी वो इन्वॉल्व था इसमें। तो 5+1 मिल करके और वो डील वहाँ से शुरू हुई है, न्यूक्लियर डील इनकी। और 2016 में जब ये डील शुरू हुई 2015 में, तो वहाँ तक अमेरिका ने कहा था कि उस समय ईरान सिर्फ 3 महीने दूर था एक वेपन बनाने के। वेपन ग्रेड सारी चीज़ें उसके पास हो रखी थी, बना सकता था, उन्होंने रोका। और 2016 में इन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और बाकी लोगों ने जो मॉनिटरिंग की, और उसके बाद वो मॉनिटर करते रहे, और फिर बताया गया कि अब जो है कम से कम 1 साल का समय इनको लगेगा। लेकिन ईरान रुका नहीं था, धीरे धीरे उसने जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी पूरी अपनी जानकारी नहीं दे रहा था, इंस्पेक्शंस नहीं करने दे रहा था उनको, और धीरे धीरे अपना वो बढ़ाता जा रहा था। जो यूरेनियम एनरिचमेंट है, अभी जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में ट्रंप ने जो है उन्होंने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है पीस डील का, बिकॉज जब डील आई थी न्यूक्लियर डील, तो काफ़ी चीज़ें इनको सहूलियत दी गई थी ईरान को, सैंक्शंस कम किए गए थे, वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता था, कुछ वेपन्स जो है जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर नहीं, वो भी जो है वो बना सकता था, स्टॉक पाइल कर सकता था या टेक्नोलॉजी ले सकता था। तो ये कुछ चीज़ें उसको सहूलियत दी गई थी। हालांकि टेररिज्म के मामले में उससे कनेक्टेड मनी लॉन्ड्रिंग, वो बाकी चीज़ों के जो कनेक्शंस थे उसके ऊपर सैंक्शंस जारी थे। 2018 में ट्रंप ने वो जो न्यूक्लियर डील थी वो कैंसिल कर दी, उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और सैंक्शंस रीइम्पोज कर दिए उसके ऊपर। अभी देखिए उस समय कहा जा रहा था कि डील से पहले ईरान पहुंच चुका था 98% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, जो कि टोटल 99 होता है उसके लिए वेपन ग्रेड के लिए। लेकिन जो ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बाद जो इंस्पेक्शंस वगैरह थे, उसके बाद वो आ गया था 3.674% के आसपास, जो काफ़ी कम था। लेकिन इसके बावजूद वो क्लैंडस्टाइन जो नीचे तरीके से अपना कहते हैं ना, वो एक बार वो मुंह में जो खून लग गया तो चल रहा था कि भाई न्यूक्लियर पावर बनना है। और अगर आपको याद होगा उस समय देखिए होड़ थी कि कौन इस्लामिक कंट्रीज़ की लीडरशिप लेगा। पाकिस्तान अपने आप को कह रहा था कि वो इस्लामिक बॉम्ब बनाया है, एक वो अपने आप को चाहता था, दूसरा फिर ईरान शुरू हुआ अपना। तो नेचुरली अब ये देख करके बाकी देशों में था, और नेचुरली ये दुनिया के लिए
काफ़ी बड़ा खतरा होता। इस वजह से ये डील उस समय हुई थी। और जैसे मैंने कहा आपसे कि 2018 में कर दिया ट्रंप ने जो लगाए, तो इनकी इकोनॉमी और क्रिपल हुई। जबकि 2020 में ईरान ने खुद बोला कि अब जो है अपने आप को रोकेगा नहीं, यूरेनियम एनरिचमेंट करता रहेगा। और उसने बहुत लिमिट कर दिया, रोक दिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इंस्पेक्शंस के लिए। 2023 में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही जो वहाँ पर और ज़्यादा सैंक्शंस इनके ऊपर लगाए। और कहा तो ये जा रहा था कि ईरान ऐसे लेवल पर पहुंच गया है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो बॉम्ब असेंबल कर सकता है। ये भी चीज़ उस में आ गई थी। और ये जो लड़ाई शुरू हो गई थी रूस यूक्रेन की, उसमें एज इट इज ये मदद कर रहा था रूस की, तो वो भी चीज़ इसके अगेंस्ट जा रही थी। और जो इसके इस्लामिक इनकी आर्मी है ईरान की, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, उस पर अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया था। तो और उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, वेपन्स और बाकी चीज़ें ना ये बना सकते थे, ना बाहर से ले सकते थे। तो इस फ़र्क से जो है ये सब चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद और जो एक्टिविटीज़ हुई, देखिए इनके जो आर्मी के कमांडर्स जनरल्स मारे गए थे, हम जानते हैं अच्छी तरह। उसके बाद इनके राष्ट्रपति की डेथ हुई, जो हेलीकॉप्टर उसमें मारे गए। फिर हानिया, जो इस्माइल हानिया जो हमास का प्रमुख था, उसको इन्होंने मारा। तो ये सब चीज़ों के बाद और जो सैंक्शंस हैं उसका इफ़ेक्ट तो होना ही होना था। तो इस वजह से ईरान को मुश्किल तो आती रही। हालांकि बीच में ऐसा लगा कि चीन और रूस मदद कर रहे हैं, लेकिन देखिए हर एक की लिमिट है। तो वो इतना आगे मदद आ नहीं पाई कि ईरान जो है बढ़ करके काम ले। और अभी जो लेटेस्ट यही हुआ है कि ईरान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके थे, शुरा की असेंबली के जो लॉ मेकर मुज्तबा थिंक जोनूर, मुज्तबा जोनूर नाम है उनका। वो पहले कट्टर विरोधी थे इस न्यूक्लियर डील की। इन्होंने उनके असेंबली में न्यूक्लियर डील को जला दिया था कि ये इस पर एग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है, अभी 3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो है इस डील पर बातचीत करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और सपोर्ट करते हैं वो डील। और जो इनके चेयरमैन है ईरान नेशनल डेवलपमेंट फंड के, उन्होंने भी जो है उन्होंने बोला है कि ईरान का एक कंसुलेट आना चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए। हालांकि आज की तारीख में कोई नहीं है ईरान का, क्योंकि आपको याद है ईरान में कंसुलेट पर जो अमेरिका का था वहाँ अटैक हुआ था, उसके बाद उसने सब ड्रॉ कर लिए थे और कतर के थ्रू ही अभी उनका चलता है। तब वो चाहते हैं कि ये भी हो। जैसे हम लोग पहले बात किए हैं कि जो मेजर मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है अमेरिका ने अपना मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी में, उसको भी लेकर के ईरान को जरूर एक डर है। तो खमेनी ने जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्हीं पर सब कुछ चलता है। उन्होंने ये कहा है, उन्होंने शुरू से ही अमेरिका को शैतान और कट्टर दुश्मन मानते हैं, लेकिन अभी उन्हीं ने ही कहा है 2 दिन पहले कि हम जो है अपने दुश्मनों से भी बातचीत तो कर ही सकते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि अमेरिका पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो है न्यूक्लियर इशू पर हम उनसे बात कर सकते हैं। और ब्लिंकन डे भी देखिए, जो मैं बात कह रहा था अभी 1 हफ्ते पहले, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उन्होंने कहा था कि ईरान 2 से 3 हफ्ते दूर है वेपन असेंबल कर सकता है। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जिनको देख करके उन्होंने सैंक्शंस का इफ़ेक्ट इनके ऊपर काफ़ी पड़ा है। तो इस वजह से लग रहा है कि ईरान चाहता है कि इनसे सैंक्शन कम हो। लेकिन देखिए, मैं कह रहा हूँ दोनों में मुझे दुविधा है और दोमुही बात लग रही है। क्यों? आप देखिए, अमेरिका की बात कीजिए। अमेरिका ने सैंक्शंस तो सारे लगाए, बट उनकी भी डबल पॉलिसी रही। उन्होंने सैंक्शंस के बावजूद कुछ देशों को ये छूट दी कि वो जो है डील कर सकते हैं ईरान से, खासकर ऑयल के बारे में। हालांकि उसमें भारत भी था जो अब कम हुआ है, बट उन्होंने छूट दी सब कुछ होने के साथ ही।
और जो है उन्होंने यूरोप के कुछ कंट्रीज को छूट दी कि आपस में ट्रेड भी कर सकते हैं। यही नहीं, 2023 में जो बाइडन ने इनके $16 बिलियन, $16 बिलियन जो ईरान के फ्रोजन थे उसको उन्होंने डीफ्रीज कर दिया, इनको वापस किया। तो अगर सारे सैंक्शंस दे रहे हैं और आप ये भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी आदमी कहता है कि ये दो मुही बात है। शांति भी चाहते हैं और हथियार भी मतलब वही दो मुही वाली बात है, या तो आप कर कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, इसी बीच में भी था कि बैक चैनल बातचीत भी इनके बीच में चल रही थी न्यूक्लियर डील के ऊपर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद था, सब ये भी चल रहा था। 2021-22 में ये आ रहा था कि सामने की ये बैक चैनल डिप्लोमेसी और बातचीत चल रही है। तो ये जो और इसके साथ साथ देखिए, ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं, ये पहले ही था कि थोड़े मॉडरेट हैं। माना ये जा रहा था कि ईरान के नए राष्ट्रपति जब आएंगे तो ये चाहेंगे कि जो जितनी मतलब मुश्किल बहुत है उनके यहाँ इकोनॉमिक उसकी वजह से, तो चाहेंगे कि बातचीत करें और कुछ ट्रेड सैंक्शंस इनको जो है कम हो। तो ये जो चीज़ है अमेरिका की, उसमें भी मुझे पूरा भरोसा नहीं लगता। और जहाँ तक ईरान है, इन पर भी इस वजह से थोड़ा डाउट आता है कि अभी तक तो कट्टर विरोधी थे, शैतान कह रहे थे। अभी हानि के बाद उन्होंने कहा कि बदला लेंगे, और अभी आप बदला भी नहीं ले रहे हैं, 3 हफ्ते हो गए, और इसके बाद आप कह रहे हैं कि हम कट्टर दुश्मन से भी बात कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। और मुझे लगता है कि जो अभी हमने बात की कि 2023 में $16 बिलियन डीफ्रीज हुए इनके, मुझे लग रहा है कि एक चाहते हैं ईरान की ऐसी बात करके और थोड़ा डिप्लोमेटिकली बात आगे बढ़े, और कुछ और पैसे जो इनके फ्रोजन हैं बाकी जगह यूरोपियन कंट्रीज में और इनके साथ, वो कुछ और पैसे इनके पास आएँ कि इकॉनमी इनकी ठीक हो। तीसरी चीज़ मुझे लग रही है जो आप कह रहे थे शुरू में बिल्कुल कि भाई ईरान 48 घंटे में कुछ कर सकता है, अमेरिका ने बोला है। मुझे लगता है कि एक ये पॉलिसी ईरान की ये भी हो सकती है कि ऐसी बातचीत करके थोड़ा और समय गेन करें, गेन टाइम, समय और गेन करें कि लोग सोचें कि भाई ये तो बातचीत हो रहा है, लड़ाई या हमले की तैयारी नहीं होगी। मुझे लगता है कि एक वो भी चीज़ हो सकता है ईरान की तरफ से कि ये भी ये सोच रहे होंगे। और तीसरी ये भी हो सकती है कि ईरान ये कह रहा हो कि ठीक है, अगर हम सैंक्शंस आप कम कर देंगे तो जो मैं अटैक प्लान कर रहा हूँ वो मैं नहीं करूँ। ये भी एक चीज़ बाद में आपस में आ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जा सकते हैं। लेकिन हालांकि अमेरिका ने तो ये बोला है कि वो ईरान को जज करेंगे कि ईरान किस तरह के कदम उठाता है, क्या एक्शंस लेता है इस बारे में, और इसका मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली वही होगी। लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर अपना एनरिचमेंट कम कर देता है, जो इंस्पेक्शंस वगैरह हैं वो अगर उस लेवल पर वो अलाउ करता है, और ये जो दुश्मनी वाली बात कम होती है, तो वास्तव में मिडिल ईस्ट के लिए और दुनिया के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ जाते जाते ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर वो मैं खून की जो बात कर रहा था, शेर के मुंह में लगना, कि ईरान अगर 2-3 हफ्ते दूर रह गया है बॉम्ब असेंबल करने के, जो कि अमेरिका ने खुद बोला है, ब्लिंकन ने, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, तो क्या ईरान छोड़ देगा इतनी जल्दी? क्या ऐसा है कि ईरान ने तकरीबन 100% पहुंच गया है, वो बना भी लेगा, बना लिया होगा, और फिर कहेगी ठीक है अब तो हम बात करेंगे, और कल को बातचीत होने के बाद कहेगा कि ठीक है हमने तो बना लिया है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी जिसका अभी कोई आंसर नहीं मिला है, जवाब नहीं है। तो ये भी देखना पड़ेगा। और हम मुझे लगता है कि इतनी जल्दीबाजी में हमें नहीं कह सकते कि ये एक बहुत बड़ी क्रेडिबल दुनिया के लिए चीज़ होगी कि ये पीस प्लान पर दोबारा बात हो, क्योंकि अगर दोनों अपने अपने इंटरेस्ट को लेके चलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत कुछ हासिल हो पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।